देखो ग्राम स्मिथ प्रोसेस से ऑर्थोगोनल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे फाइंड करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये निश्चित रूप से आया ही होगा, हर हाल में हर एक यूनिवर्सिटी में आता है। ग्राम स्मिथ प्रोसेस से किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, ग्राम SHMIT स्मिथ प्रोसेस से आर्थी, क्वेश्चन है, आर्थी पर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के अंतर्गत बेसिस B इज इक्वल टू, जिसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, वेयर अल्फ़ा 1 बराबर होता है, अल्फ़ा 1 बराबर दिया है 304, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू दिया है -107, अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू दिया है 2911 से ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से ऑर्थोगोनल बेसिस एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड कीजिए, बेसिस फाइंड ठीक है। अब अल्फ़ा 1 से बीटा 1 कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका सलूशन, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में क्या अंतर है। ऑर्थोगोनल बेसिस में ये होगा कि एक ऐसा बेसिस निकालें, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल, इसमें सर वो बताए थे ना, नहीं और एक वो सर थोड़ा भूल गए तो उसको क्या बोलते हैं, एक और जीरो होता है। सुनो, हम ये बता रहे हैं कि ये बेसिस तो दिए है, अब इस बेसिस से निकालना है ऑर्थोगोनल बेसिस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालना है। कल बताए थे ये, आप कहाँ आई थी कल, तो थोड़ा सा हम आपको लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिस से निकालना है ऑर्थोगोनल बेसिस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो इस बेसिस का हम निकालेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस जब, तो एक ऐसा बेसिस के जो एलिमेंट रहेंगे तो दोनों का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आना चाहिए। ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टर का। अभी ऐसा नहीं है, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, 3 1 कम 3 हुआ और 7 चौक 28 है, और 0 गुने 0, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा दोनों का इनर प्रोडक्ट, इसका इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा इस बेसिस के। पर इस बेसिस की मदद लेकर एक ऐसा बेसिस बनाना है कि उस बेसिस के किन्हीं भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें, इनर प्रोडक्ट निकालें तो जीरो आए। ठीक है, ऐसा बेसिस बनाना है। ठीक है, और फिर एक ऐसा भी बेसिस बनाना है कि किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो इनर प्रोडक्ट जीरो तो आए ही, लेकिन ईच वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 भी हो। ईच वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, ईच वेक्टर का नॉर्म या लेंथ। नॉर्म कैसे निकालते हैं, जैसे इसका नॉर्म निकालने कहा जाए तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो उसकी नॉर्म क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, ईच वेक्टर की नॉर्म 1 भी होनी चाहिए और किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो उसको कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ठीक है, और जब दो वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर का हम इनर प्रोडक्ट करें तो 0 आए तो उसको कहेंगे
आर्थोगोनल बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ नोट लिखे देते हैं थोड़ा समझने के लिए। बेसिस बी के आर्थोगोनल बेसिस के ईच मेंबर बेसिस के किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, नोट फास्ट। बेसिस बी के आर्थोगोनल बेसिस के किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। नोट सेकंड, बेसिस बी के आर्थोनॉर्मल बेसिस के किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो तो होता ही है, साथ ही ईच वेक्टर का नॉर्म 1 होता है। नॉर्म या लंबाई एक होती है। इसमें एक होना जरूरी नहीं है आर्थोगोनल बेसिस में। हर एक वेक्टर की नॉर्म एक को कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आर्थोनॉर्मल बेसिस के ईच वेक्टर की लेंथ 1 होनी चाहिए। ठीक है, और दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। दोनों में समानता, दोनों में क्या है, किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो, आर्थोगोनल बेसिस के किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, और आर्थोनॉर्मल बेसिस के किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन इसमें आर्थोगोनल बेसिस के ईच एलिमेंट की लेंथ एक होना जरूरी नहीं है, लेकिन आर्थोनॉर्मल बेसिस के ईच वेक्टर का लंबाई लेंथ जिसको बोलते हैं क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ऐसा बेसिस? दोनों प्रकार के बेसिस हम निकालेंगे, एक आर्थोगोनल बेसिस भी निकालेंगे और एक आर्थोनॉर्मल बेसिस भी निकालेंगे। किस मेथड से? ग्राम श्मिट प्रोसेस से, ग्राम श्मिट आर्थोगोनलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो अब तो यहाँ पे देखो, ये नोट फर्स्ट नोट सेकंड। अब इसका सलूशन देखते हैं। देखो तो बीटा सलूशन में आते हैं, तो बीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा 1 से बीटा 1 हम निकालते हैं, तो बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू 304 बीटा 1 अल्फा 1। अब बीटा 1 की वैल्यू अल्फा 1 के बराबर होती है। बीटा 1 का नॉर्म निकालते हैं, तो बीटा 1 का नॉर्म ये होता है, देखो √3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, √9 और ये 16, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ये इसके तो नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर बराबर होगा 25। अब बीटा 2 कैसे निकालते हैं? देखो बीटा 2 इज इक्वल टू होता है अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 और ये क्या होगा, बीटा 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर। ये याद रखना, बीटा 2 की वैल्यू ये होती है अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट और बीटा 1 अपान बीटा 1 के नॉर्म का स्क्वायर।
ऊपर लिखते हैं इसको, देखो तो बीटा 2 बराबर अल्फा 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, अल्फा 2 की वैल्यू ये पता है, देखो यहाँ अल्फा 2 की वैल्यू क्या लिख दें, -107 ऐसे। फिर माइनस लिखा है इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 और बीटा 1, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है ये -107, और ये बीटा 1 का क्या मान दिया है, बीटा 1 ये है 304, और इसका इनर प्रोडक्ट। फिर बीटा 1 को फिर से लिखो, तो बीटा 1 क्या है 304, और नीचे क्या है नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बीटा 1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 25 है ना, ये नॉर्म ऑफ बीटा की वैल्यू 5 है, तो वर्ग कर दिए दोनों पक्षों का, तो क्या हो गया यहाँ पे 25। अच्छा तो नीचे वर्ग कर क्या लिखे, एक बार वो फिर नीचे वर्ग कर दिए। हाँ नीचे वर्ग कर दिए, पहले से वर्ग कर रहे होते तो रूट ना लगाना पड़ता, पहले से वर्ग किए होते तो रूट ना लगाना पड़ता। ये जो लिखे हैं बीटा 1 बराबर अल्फा 1 बराबर ये जो मान रखे हैं, हाँ मतलब बीटा कभी बीटा 1 अल्फा 1 का वही समान रहता हमेशा, हाँ बीटा 1 अल्फा 1 के समान रहता, ठीक है। और बीटा 2 का मान निकालने के लिए फार्मूला है, इसको याद रखे रहना, अल्फा 2 है तो यहाँ भी अल्फा 2 है, और ये बीटा मतलब अल्फा 2, अच्छा बीटा 2 का मान निकालने के लिए, हाँ बीटा 1 का मान तो अल्फा 1 के बराबर होता है, पर बीटा 2 का मान ये होता है। अब इसको सॉल्व, हाँ ये सूत्र है कल बताए थे, ठीक है। तो ये बीटा 2 = होगा -107। आप जानते हो इनका दोनों का क्या निकालना है, इनर प्रोडक्ट, फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ करेंगे, तो क्या लिखेंगे -1 × 3, 0 × 0, 7 × 4 ऐसे, और यहाँ पे 304, नीचे क्या लिख देंगे 25। ये हम अल्फा 1 अल्फा 2 की ज़रूरत पड़ती नहीं रहती है तो हम मिटा दिए। ये अल्फा 3 का मान था ना, अल्फा 3 का मान 9, 2 9 11 था, 2 9 11। अल्फा 1 का मान क्या है, अल्फा 1 का मान 304। अल्फा 2 का मान क्या था, अल्फा 2 का मान कहीं यूज किए हैं अभी ना, हाँ ये अल्फा 2 है, तो -107, इसको मिटा दिए इसलिए हम फिर से लिख दिए ये देखो। अब देखो बीटा 2, तो ये होगा -107 ऐसे हुआ, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट किए तो ये -3 हुआ, -3 + 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटे 25, और ये क्या आएगा 304। बीटा 2 = -107। अभी क्या होगा 28 से 3 निकाल दो तो क्या आएगा 25 है ना, बटे 25, 304, ये कट गया इससे, तो बीटा 2 = होगा -107, और ये क्या होगा 304, तो बीटा 2 = क्या, इसमें से इसको घटाओगे तो -1 - 3, 0 - 0, 7 - 4, तो ये क्या होगा बीटा 2 = -4 0, 7 से 4 निकालेंगे तो 3। सर वहाँ पे 25 बटे 25 कैसे लिखेंगे? इसका इनर प्रोडक्ट निकाले तो 25 बटे 25 है ना, 28 से 3 निकल गया तो 25 बटे ये 25 जो बटे में था नॉर्म ऑफ बीटा 1 के स्क्वायर की वैल्यू, तो बीटा 2 की वैल्यू आ गई। अब बीटा 3 निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बीटा 3 कैसे निकालते हैं, बीटा 3 का ये फार्मूला याद रखना, बीटा 3 बराबर होता है अल्फा 3, जैसे वहाँ अल्फा 2 लिखे थे, यहाँ अल्फा 2 लिखे थे ना, तो यहाँ क्या लिखे अल्फा 3, फिर यहाँ क्या करेंगे अल्फा 3 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, अब बाहर बीटा 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा 3 और लिखोगे, अल्फ़ा 3 अब बीटा 2 अब लिखोगे अपान बाहर बीटा 2 होगा और नॉर्म ऑफ ये बीटा 2 का स्क्वायर, ये याद भी हो गया। देखो जब अल्फ़ा बीटा 3 निकाला तो अल्फ़ा 3 शुरू हुआ, अल्फ़ा 3 यहाँ भी, अल्फ़ा 3 यहाँ भी, अल्फ़ा 3 यहाँ भी। अब इसमें अल्फ़ा 3 के साथ बीटा 1, इसमें अल्फ़ा 3 के साथ बीटा 2, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर आया, जो सेकंड कंपोनेंट है तो वही बाहर भी आया है, इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वही बाहर भी है, और जो बाहर है उसी के नॉर्म का स्क्वायर का भाग भी, ठीक है। आगे वाला क्या होता है, यदि हम बीटा 4 निकालें तो क्या होता बताओ भला। बीटा 4 यदि मान लो निकालते तो क्या करते, अल्फ़ा 4 ना, फिर क्या लिखते, अल्फ़ा 4 बीटा 1 के इनर प्रोडक्ट और फिर बीटा 1 बाहर, नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बताओ, अल्फ़ा 4 और फिर बीटा 2 और फिर बीटा 2 बाहर अपन नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर, फिर आगे क्या होता, अल्फ़ा 4 और फिर क्या बीटा 3 और बाहर बीटा 3 अपन नॉर्म ऑफ बीटा 3 का स्क्वायर। ये तो कहाँ शुरू 4 वाला मान है तो 3 तक जाता है। यहाँ पे देखो बीटा 2 में निकाले थे तो बीटा 1 तक गया था, अब बीटा 3 निकालेंगे तो कहाँ तक गया, बीटा 2 तक गया। तो जब बीटा 4 निकालेंगे तो कहाँ गया, 3 तक गया। तो जब बीटा n निकालेंगे तो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। 4 है तो 3 तक न गया, ठीक है। यदि मान लो बीटा n लिखने के लिए कोई कहे तो क्या करोगे, अल्फ़ा n, फिर ये होगा क्या, अल्फ़ा n और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, फिर बीटा 1 बाहर, फिर क्या लिखोगे, नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, अल्फ़ा n और फिर बीटा 2, फिर बाहर बीटा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे आगे, अल्फ़ा n और फिर बीटा 3 और फिर बीटा 3 बाहर भी, फिर बीटा 3 के नॉर्म का स्क्वायर। लास्ट वाला क्या होगा, अल्फ़ा n और ये क्या लिखेंगे, बीटा n-1 और फिर बीटा n-1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा n-1 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से बदलाव हुआ। तो यहाँ पे तो तीनों एलिमेंट निकालना था, 4 तक तो 3 तक, ठीक है, हाँ तक जाएगा, एक से शुरू होगा जाएगा वहाँ तक, ठीक है। जैसे बीटा 3 है तो बीटा 2 तक जाएगा, हाँ। यहाँ पे बीटा 3 है तो यहाँ अल्फ़ा 3 है तो 3 तक वाला n वाला आपको ताकि आपके समझ में आ जाए सेंस, ठीक है। तब देखो ये आगे इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं। ये वाला ये लिखा है, आप लिख लेना समझने के लिए। अब बीटा 3 अल्फ़ा 3 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 2 9 11 अल्फ़ा 3 2 9 11, बीटा 1 की वैल्यू अल्फ़ा 1 के बराबर थी ना, 3 0 4, फिर बाहर बीटा 1 3 0 4, नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर 25 न था यहाँ। अब अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या है, 2 9 11 2 9 11। बीटा 2 की वैल्यू क्या है, ये निकाल चुके हैं बीटा 2। अभी देखो अब इस बीटा 2 का यूज करेंगे जो निकाले हैं यहाँ पे, -4 0 3। अब इसका इनर प्रोडक्ट, फिर बीटा 2 बाहर भी, -4 0 9 -4 0 3, नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर यहाँ से निकाले लेते हैं, देखो ये वैल्यू है, इससे निकाल लेते हैं नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो -4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको मिटा देना, इसको लिख चुके होगे तो राखे
चल जाती है इसमें। हैं? आँखें भी चला जाती है। हाँ देखो ये आ गया ना, यहाँ बीटा 2 के नॉर्म की ज़रूरत तो निकाल दी, तो 16 हो गया, ये 0 हुआ, 9 16 9 25, यहाँ भी आ रहा है देखो, तो यहाँ 25 लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिखें? बीटा 3 बराबर 2 9 11, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करते हैं। देखो सुनो, 2 का गुणा 3 के साथ 2 3 6, 9 का गुणा 0 के साथ 0 है, 11 का गुणा 4 11 चौको 44। आइए क्या लिख दोगे यहाँ पे? 3 0 4, ये कामा बटे क्या लिख दोगे? 25। अब इसका गुणा करते हैं, इसका इनर प्रोडक्ट करते हैं ना, तो 2 गुणे -4 प्लस 9 गुणे 0 प्लस 11 गुणे 3, तो 2 गुणे -4 प्लस 9 गुणे 0 प्लस 11 गुणे 3 ऐसे, अब बटे 25। ये क्या लिख दोगे? -4 0 3 ऐसे। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं। बीटा 3 2 9, देखो 44 है, क्या होता है? 50, 50 बटे 25, 3 0 4, 2 चौको 8, 11 3 33, -8 प्लस 33, -403। बीटा 3 इज इक्वल टू 25 दूना 50, 304, 33 से 8 निकला 25 बटे 25, ये कट गया, -403 ऐसे। बीटा 3 2 9 11, 2 3 6 0, 2 चौको 8, ये हाँ 11 से 8 निकला, फिर -3, तो इसको ज़रूरत पड़ेगी ना अभी। कहाँ पे, कहाँ तक जरूरत? यहाँ तक। ठीक है, इतना। बीटा 3 इज इक्वल टू, ये 6 से 6 निकला 0 9, ये क्या होगा? 8 3 11 से 11 निकला 0, ये आ गया। देखो बीटा 3 की वैल्यू, बीटा 3 की वैल्यू। ठीक है, अतः दिए गए बेसिस का, अतः दिए गए बेसिस, अतः आर्थी के दिए गए बेसिस का आर्थोगोनल बेसिस, आर्थोगोनल बेसिस बी डैश बराबर क्या लिखेंगे? बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। तब बीटा 1 बीटा 2 निकाल ही चुके आप, क्या निकाले हो? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तब बीटा डैश, तो बीटा 1 की वैल्यू बोलो जल्दी से, हम मिटा दिए, बीटा 1 की वैल्यू मिटा दिए। 301 304। अब बीटा 2 की वैल्यू -403। अब बीटा 3 की वैल्यू ये 0 9 0, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो, इसके कोई भी 2 वेक्टर लेंगे तो इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। विश्वास ना तो करके दिखाते हैं, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशनों दिख रहा है कि आ जाएगा। वेरिफिकेशन, हाँ देखो 3 चौक 12, 0 का गुणा 0 के साथ 3 चौक 12, तो 12 माइनस 12 शून्य, -12 और यहाँ पे 4 का शून्य के साथ शून्य, शून्य का 0 9 के साथ शून्य, 3 का शून्य के साथ शून्य। इसका करते हैं तो इसका 3 का शून्य के साथ शून्य, 0 का 9 के साथ शून्य, 4 का शून्य के साथ शून्य। ठीक है ना, तो किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस है दिए गए बेसिस का। अब क्या निकालना है दिए गए बेसिस का ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालना है। इसकी लंबाई निकालेंगे तो एक नहीं आएगी, 25 आएगी, 5 आएगी इसकी लंबाई। कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रूट 25 तो 5 आएगा। इसकी लंबाई भी 5 आएगा। इसकी लंबाई क्या आएगी? 9 आएगी। ठीक है, तो जिसकी लंबाई 1 आए, ठीक है, हर एक वेक्टर की लंबाई क्या आनी चाहिए? 1 आनी, यानी इकाई सदिश होना चाहिए। जिस बेसिस के एलिमेंट इकाई सदिश हों और किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 भी हो, तो उसको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो आप लोग 12वीं क्लास में ये पढ़े थे। देखो जैसे वेक्टर ए बराबर दिया, क्या दिया है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे ब्राह्मी में, तो ये आता था अंडर रूट आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड आ गया, लंबाई आ गई 1, 4 और 9, 9 4 13 1 14, रूट 14 आ गई। ठीक है, तो इसका मापांक हो गया। तो 1 कैप बराबर होता था वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। तो ये इकाई सदिश है, तो इस सदिश का मापांक 1 होता था। जिस सदिश का मापांक 1 होता था उसे इकाई सदिश कहते थे ब्राह्मी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ भी यूनिट वेक्टर कहेंगे जिस वेक्टर का नॉर्म 1 होगा, जिस वेक्टर का नॉर्म 1 होगा उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम तो तब लिखो, तब आर्थी के दिए गए बेसिस का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो बी डबल डैश बराबर ये लिखते हैं बीटा 1 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 1, बीटा 2 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 2, बीटा 3 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 3। ये होता है इसके एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी डबल डैश, तो इसको लिखेंगे बीटा 1 की वैल्यू क्या? बोलो, बीटा 1 की वैल्यू क्या? ये है 304, 304। तो इसका नॉर्म जब निकालोगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और फिर क्या लिखेंगे? बीटा 2 की वैल्यू क्या है? -4, 0 3, और यहाँ पे अंडर रूट -4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब बीटा 3 की वैल्यू क्या है? 0 9 0, अंडर रूट 0 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। बी 9 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, बटे में क्या होगा? 5। फिर तो बटे में 5 होगा तो 1/5 बाहर लिख लिए ऐसे। फिर क्या होगा? इसमें 4 के स्क्वायर 5, इसमें भी होगा ना, तो 1/5। इसको क्या लिखेंगे? -403। और इसमें क्या आएगा? इन्होंने 81 का स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 लिखेंगे, तो 090। ठीक है, तो बी डबल डैश, तो देखो यहाँ पे 3/5, 0 और 4/5, ये वेक्टर हुआ पहला। ठीक है, दूसरा क्या होगा? -4/5 और 0 और 3/5, और ये क्या होगा? 0 9/9 और ये 0। ठीक है, तो बी डबल डैश, तो ये क्या होगा? 3/5, 0 4/5,
-4/5 0 3/5 और ये क्या होगा 0 1 0। देखो अब हम इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, देख लेना चाहे। देखो यहाँ पे 3 चौक 12/25 और 4 3 12/25 शून्य हो जाएगा। इसका करेंगे तो सब शून्य आएगा, लेकिन इसका मापांक जब निकालेंगे, नार्म इसका निकालेंगे तो 1 आएगा। विश्वास ना तो एक ठो का दिखाते हैं। अंडर रूट देखो 3/5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9/25 और ये 16/25। तो अंडर रूट क्या होगा 25/25 कट गया, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1। इसका नार्म निकाल तब भी 1, इसका निकाल तब भी 1। तो सभी वेक्टर का नार्म क्या है, सभी वेक्टर का नार्म 1 है और किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आर्थो नॉर्मल बेसिस। क्या बोलेंगे आर्थो नॉर्मल बेसिस। आर्थोगोनल बेसिस और आर्थो नॉर्मल बेसिस में क्या अंतर है? सर आर्थो नॉर्मल बेसिस में ये होता है कि मतलब उसका नॉर्म 1 आता है। हाँ, और किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट, हाँ, किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आता है। 0 आता है आर्थो नॉर्मल बेसिस में। आर्थोगोनल में 0 आएगा, लेकिन ये संभव नहीं है कि नॉर्म 1 ही है। हाँ ठीक है सर ये 0 वाला थोड़ा भूल जाते हैं मतलब। हाँ, एक कोई वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई बेसिस दिया रहेगा तो उस बेसिस का आपको क्या निकालना रहेगा आर्थोगोनल बेसिस और आर्थो नॉर्मल बेसिस। ठीक है, कभी कभी आर्थो नॉर्मल बेसिस से भर पूछ देता है तो लास्ट वाला भर निकालना, आर्थोगोनल निकालना है तो बताए। तो आर्थो नॉर्मल पूछेगा तो आर्थोगोनल तो निकालना ही पड़ेगा। लास्ट में सबसे नॉर्मल आप β1 β2 से डिवाइड कर देना पड़ता है, इसीलिए वो पूछता आर्थो नॉर्मल बेसिस है, ताकि वो आर्थोगोनल बेसिस तो निकालना ही पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा ना सर। नॉर्म और गोनल से समझ में आ जाता है। हाँ। नॉर्म से ये हो गया कि नॉर्म उसमें 1 है नॉर्मल से। हाँ। और वो किसी दो वेक्टर के बेसिस इनर प्रोडक्ट 0 है। हाँ। और गोनल मतलब 0 है इनर प्रोडक्ट, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि उसका नॉर्म 1 हो, उसका नॉर्म 1 हो जरूरी नहीं। ठीक है, उसी से समझ में आता है। अगर भ्रमित हो जाए ना तो नॉर्म और आर्थोगोनल से समझ में आ जाता है। और क्वेश्चन कुछ किताब से लगा लेना, इससे संबंधित है ना, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जाओ कल से पढ़ाएंगे रीमान इंटीग्रल।